नमस्कार दोस्तों। टेक्निकल एनालिसिस ऑफ स्टॉक मार्केट के आज के इस वीडियो में मैं संजय आपका स्वागत करता हूं। हम लोग देख रहे हैं एमएसीडी मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस इंडिकेटर। ये जो वीडियो है ये एमएसीडी का दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग थोड़ा बाकी का जो कुछ बचा हुआ है उसको भी देखेंगे। एमएसीडी को डेवलप किया गया था 1970 में बाय गैरेड एप्पल ने। एमएसीडी में हम लोग दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करते हैं। एक होता है 12 पीरियड का और दूसरा होता है 26 पीरियड का। यहाँ पे मैंने 12 डेज लिखा है। यदि मैं डेली चार्ट यूज कर रहा हूँ तब वो 12 डेज का होगा। यदि मैं मंथली चार्ट यूज कर रहा हूँ तो वो 12 मंथ का होगा। तो यहाँ पे डे को निकाल कर मुझे पीरियड डालना पड़ेगा। तो एमएसीडी जो लाइन है वो कैसे निकल आता है मैंने आपको बताया। एमएसीडी इक्वल टू 12 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है या 12 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसका जो वैल्यू रहेगा उस वैल्यू से 26 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो वैल्यू रहेगा उसको माइनस करना है। 12 EMA माइनस 26 EMA उससे जो वैल्यू मिलेगा उस वैल्यू को आप यदि प्लॉट करते जाओगे जो लाइन मिलेगा वो लाइन होगा एमएसीडी। उसको स्टैंडर्ड एमएसीडी बोलते हैं या एमएसीडी लाइन बोलते हैं। तो ओवरऑल जो एमएसीडी का सेटअप है उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है एमएसीडी लाइन जो मैंने आपको बताया। दूसरा होता है सिग्नल लाइन। अभी सिग्नल लाइन जो होता है वो 9 पीरियड EMA ऑफ द एमएसीडी जो हम लोगों ने ऑलरेडी एमएसीडी निकाला है उसका 9 पीरियड EMA निकालोगे तो वो होगा सिग्नल लाइन। देखिए ये जो रेड जो लाइन है वो अपनी सिग्नल लाइन है। तो उसको कैसे प्लॉट किया है अलोंग द साइड ऑफ द एमएसीडी। और जब ये एमएसीडी लाइन टर्न लेती है या क्रॉस करती है सिग्नल लाइन को तब अपने को मिलता है बाय या सेल सिग्नल। कैलकुलेट कैसे किया गया है मैंने बोला कि एमएसीडी लाइन के जो आपको हर दिन के जो पॉइंट मिल रहे हैं यहाँ पे पॉइंट मतलब जो डिफरेंसेस मिल रहे हैं उसमें से वो पिछले 9 पीरियड का EMA लेती है और उस हिसाब से सिग्नल लाइन को प्लॉट किया जाता है। तीसरा जो कंपाउंड है वो बोला मैंने था कि हिस्टोग्राम है। अभी एमएसीडी उसको बोलते हैं एमएसीडी हिस्टोग्राम। एमएसीडी हिस्टोग्राम क्या है मैंने आपको बताया कि जो डिफरेंस होता है एमएसीडी और सिग्नल लाइन उसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम पॉजिटिव कब आता है जब एमएसीडी जो लाइन है वो सिग्नल लाइन के ऊपर जब रहेगा तब हिस्टोग्राम पॉजिटिव आएगा और एमएसीडी लाइन जब सिग्नल लाइन के नीचे रहेगी तब हिस्टोग्राम आपको निगेटिव मिलेगा। यहाँ पे देखिए ये जो लाइन है उसको हम लोग जीरो लाइन बोलते हैं। जो ब्लैक लाइन है हिस्टोग्राम ऊपर नीचे जिसके ऊपर नीचे कर रहा है उसको हम लोग जीरो लाइन बोलते हैं। जब भी मेरा यहाँ पे ये जो ब्लू लाइन है वो मेरी एमएसीडी लाइन है। एमएसीडी लाइन जब भी अपने सिग्नल लाइन के ऊपर होती है उस टाइम पे हिस्टोग्राम पॉजिटिव आता है। जब भी एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन के नीचे होती है तब हिस्टोग्राम जो है निगेटिव मिलता है। तो एमएसीडी जो लाइन है वो ऑसिलेट करती है अबव एंड बिलो जीरो लाइन जिसको हम लोग सेंटर लाइन बोलते हैं या जीरो लाइन बोलते हैं। आरएसआई में हम लोगों ने देखा कि 50 आरएसआई जो वैल्यू था वो उसका सेंटर लाइन था। हाँ, यहाँ पे क्या है एमएसीडी में हमारा सेंटर लाइन जो है वो जीरो लाइन है। तो जीरो लाइन के ऊपर और नीचे एमएसीडी ऑसिलेट होता है। मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो एमएसीडी पॉजिटिव रेंज में जाएगा अब जीरो लाइन जाएगा। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा तब एमएसीडी निगेटिव बन जाता है। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि एमएसीडी जो है वो जब भी मार्केट ऊपर की तरफ है तब एमएसीडी देखिए पॉजिटिव जा रहा है। यहाँ पे देखिए जब भी मार्केट ऊपर की तरफ है तो एमएसीडी जो लाइन है वो जीरो लाइन के ऊपर है। जब भी मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है इस जगह पे देखो मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है तब एमएसीडी लाइन अपने जीरो लाइन है उसके नीचे ऑसिलेट हो रही है। तब एमएसीडी जो लाइन है वो मार्केट ऊपर जाएगा तो जीरो लाइन के ऊपर रहेगी। एमएसीडी लाइन जब मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है उस टाइम पे वो जीरो लाइन के नीचे की तरफ रहेगा। जिन लोगों ने एमएसीडी का पार्ट 1 नहीं देखा उनको मैं वापस बताना चाहूंगा कि हम जब यहाँ पे देख रहे हो आप मेरा कर्सर देखिए इस जगह पे देखिए मैं जैसे ही मेरा कर्सर घुमा रहा हूँ वैसे ही यहाँ पे वैल्यू चेंज होती नजर आएगी। यहाँ पे जो मिडिल वाली जो लाइन है वो एमएसीडी की वैल्यू दिखाता है। एंड वाली जो रेड वाली है वो सिग्नल लाइन को दिखाता है और जो फर्स्ट वाली जो वैल्यू है वो दोनों के बीच का डिफरेंस दिखाता है। एमएसीडी और सिग्नल लाइन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस दिखा जाता है ये वैल्यू
रिप्रेजेंट करता है। यहाँ आप इस जगह पे अभी मैं किसी भी जगह पे कैंडल रखता हूँ, उस टाइम पे जो भी वैल्यू है देखिए MACD मतलब सेकंड जो वैल्यू है 6.0214 और लास्ट जो वैल्यू है 8.6, इन दोनों का आप माइनस करो, इन दोनों का डिफरेंस देखो, वो डिफरेंस आपको यहाँ पे मिलेगा। और ये डिफरेंस माइनस में कब रहेगा, जब मेरा हिस्टोग्राम नीचे की तरफ जा रहा है। देखिए अभी मैं हिस्टोग्राम जो जीरो लाइन के नीचे है वहां पे कर्सर रखा तो मुझे वो माइनस में मिल रहा है। यहाँ पे जो हिस्टोग्राम ऊपर की तरफ गया है जीरो लाइन की, इसलिए वो आपको जो डिफरेंस मिलेगा वो प्लस मिलेगा। सेकंड MACD जो है वो क्या कैसे निकाला है, हम लोगों ने यहाँ पे मैंने ऊपर वाले चार्ट में देखिए 12 EMA और 26 EMA का लाइन डाला है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डाला है। किसी भी कैंडल पे आप कर्सर रखो, वहाँ यहाँ पे आपको उस कैंडल का 12 और 26 EMA का वैल्यू मिलेगा। उनको उनका जो डिफरेंस है उनको निकालो। डिफरेंस मतलब 12 EMA माइनस 26 EMA करना है। डिफरेंस मतलब पॉजिटिव नहीं रहेगा, 12 EMA माइनस 26 EMA में जो मिलेगा पॉजिटिव नेगेटिव उसको लेना है। यहाँ पे देखिए आप 12 EMA पे जो वैल्यू है 288.35 समथिंग माइनस 276.86, डिफरेंस कुछ रहेगा 10 या 12 रहेगा। वो देखिए बीच वाला जो आपको यहाँ पे आपको मिलेगा, देखिए कुछ 11.49 मिल रहा है। तो दोनों का EMA 12 EMA माइनस 26 EMA का जो वैल्यू रहेगा वो वैल्यू आपको ये बीच वाला देगा, जिसको हम लोग MACD वैल्यू बोलते हैं। तीसरा जो है सिग्नल लाइन है, तो हमें यहाँ पे लेटेस्ट सिग्नल लाइन का जो वैल्यू है वो निकालना है। तो क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोगों ने पिछले 9 दिन का जो MACD का जो वैल्यूज है उसको लेना है और उसका EMA निकालना है। बस EMA ऑफ द 9 पीरियड MACD, ठीक है। पिछले 9 दिन का जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस इन द सेंस MACD का जो वैल्यू है 9 पीरियड का, मंथली चार्ट में 9 मंथ का बोल सकते हो, तो वो जो डिफरेंस है उसका EMA निकालना है, वो होगा सिग्नल लाइन का वैल्यू। मैंने पार्ट 1 में बहुत ज्यादा डिटेल में बताया है, उस डिटेल से आज मैं जाऊंगा नहीं, मगर आप देखोगे तो पार्ट 1 में बहुत कुछ डिटेल में मैंने कैलकुलेशन करके आपको बताया है वहां पे। पार्ट 1 में हम लोगों ने MACD लाइन कैसे क्रॉसओवर करने के बाद अपने को बाय और सेल सिग्नल देती है वो भी देखा था। उसको थोड़ा हम लोग रिफ्रेश करेंगे, वापस देखेंगे, क्योंकि मैंने प्रेजेंटेशन में लिखा है। देखिए बुलिश क्रॉसओवर कब होता है, जब MACD लाइन ऊपर जाती है, टर्न अप एंड क्रॉसेस द सिग्नल लाइन, ठीक है। मतलब MACD जो लाइन है क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाती है, टर्न अप एंड क्रॉस द सिग्नल लाइन, उस टाइम पे और बुलिश क्रॉस ओवर बोला जाता है। मतलब ये मुझे मिलता है बाय पॉइंट। जहां भी मेरा MACD लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जा रहा है तब मुझे मिलता है बाय पॉइंट। जहां भी MACD लाइन ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करके जाता है सिग्नल लाइन को, उस टाइम पे मुझे मिलता है सेल पॉइंट। क्रॉस ओवर है उसके हिसाब से आपको बाय और सेल सिग्नल मिलते हैं। अभी ये जो चार्ट में देख रहा हूँ, मंथली चार्ट में देख रहा हूँ, यदि मैं डेली चार्ट में मूव होता हूँ या वीकली चार्ट में जाता हूँ तो ये जो क्रॉस ओवर्स है वो क्रॉस ओवर बढ़ते जाएंगे। देखिए ये शायद मेरा वीकली चार्ट था, मैं मंथली चार्ट में जाऊंगा तो क्रॉस ओवर मेरे कम होते जाएंगे, क्योंकि ये पीरियड बहुत बड़ा पीरियड है। उसी पर्टिकुलर पीरियड में यदि मैं जाता हूँ तो मेरे को क्रॉस ओवर जो है कम मिलेंगे। यदि मैं डेली चार्ट में मिल जाऊंगा तो मुझे ज्यादा क्रॉस ओवर मिलेंगे उसी पीरियड में, क्योंकि हमारे पास कैंडल जो डेटा है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। देखिए डेली चार्ट में मुझे बहुत ज्यादा कैंडल्स मिलते हैं उसी पीरियड के लिए वीकली चार्ट से, ठीक है। वीकली चार्ट में मुझे 52 कैंडल्स मिलेंगे सपोज, तो डेली चार्ट में मुझे 252 कैंडल्स मिल रहा है। और जब मेरे पास डेटा ज्यादा होता है उसके हिसाब से मुझे इंफॉर्मेशन भी ज्यादा मिलती है, ज्यादा बाय सेल सिग्नल मिलेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है देखिए कि क्रॉस ओवर जो है वो क्रॉस ओवर कैन लास्ट फॉर फ्यू वीक्स, फ्यू डेज और मंथ, डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड। तो बराबर है कि ट्रेंड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा उतना ही वो क्रॉस ओवर जो है वो ऊपर की तरफ रहेगा। मतलब क्रॉस ओवर होने के बाद MACD लाइन सिग्नल लाइन के बाद वो सिग्नल लाइन के ऊपर की तरफ रहेगी। यहाँ पे आप देखिए यहाँ जो है क्रॉस ओवर हुआ, ओवरऑल जो ट्रेंड है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो यहाँ से वो क्रॉस ओवर होने के बाद मेरा MACD ज्यादा से ज्यादा टाइम के लिए सिग्नल लाइन के ऊपर रह चुका है। जहां भी ट्रेंड जो है स्ट्रांग नहीं रहेगा उस टाइम पे छोटा ट्रेंड अप ट्रेंड रहेगा, उस टाइम पे MACD लाइन ज्यादा समय के लिए
सिग्नल लाइन के ऊपर नहीं रहेगी। अभी जो क्रॉसओवर जो है वो बार बार आपको मिलते हैं जब मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, आप यदि डेली चार्ट में देखोगे या उससे कम टाइम फ्रेम के चार्ट में देखोगे तो आपको ज्यादा वोलेटिलिटी मिलेगी। 1 आवर चार्ट, 5 मिनट चार्ट, उसमें आपको ज्यादा क्रॉसओवर मिलेंगे, उसके हिसाब से ज्यादा आपको बाय और सेल सिग्नल मिलेंगे। मगर यदि आप मूव होते हो शॉर्ट पीरियड टाइम फ्रेम से तो लॉन्ग टाइम फ्रेम पे, मतलब वीकली चार्ट या मंथली चार्ट पे, तो आपको समझ में आएगा कि जो क्रॉसओवर का जो काउंट है उसी टाइम फ्रेम में वो कम होते जा रहा है। क्योंकि हम लोग टाइम फ्रेम जब बढ़ाए थे तो वोलेटिलिटी जो है वो कम होता है, अपने को बाय और सेल सिग्नल जो होते हैं वो कम मिलते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि एमएसीडी जो लाइन है जब भी क्रॉस करती है सिग्नल लाइन को, उसके बाद वो वापस क्रॉस करे जीरो लाइन को भी। देखिए यहाँ पे पहले वो, यहाँ पे देखिए पहला क्रॉस किया सिग्नल लाइन को, उसके बाद बहुत टाइम के बाद उसने जीरो लाइन को क्रॉस किया। यहाँ पे देखिए पहले सिग्नल लाइन को क्रॉस किया और बाद में वो क्रॉस करता है यहाँ पे जीरो लाइन को। ऊपर से देखिए एमएसीडी लाइन पहले सिग्नल लाइन को क्रॉस करे, उसके बाद जीरो लाइन को क्रॉस करे। जरूरी नहीं कि वो उसने सिग्नल लाइन को क्रॉस किया उसके बाद जीरो लाइन को क्रॉस करना चाहिए, मगर जैसे ही मार्केट का वोलेटिलिटी बढ़ जाता है, कम होता है, उसके हिसाब से वो सिग्नल लाइन को क्रॉस करके जीरो लाइन को क्रॉस करेगी। जैसे मैंने पार्ट 1 में बताया कि हमारा मेन बाय और सेल सिग्नल होगा जब वो सिग्नल लाइन को क्रॉस ओवर करता है। मगर फिर भी यहाँ जो जब भी वो एमएसीडी लाइन जीरो लाइन को क्रॉस करते हैं उस टाइम पे भी अपने को बाय या सेल सिग्नल जनरेट होता है। तो हम लोग दूसरा क्रॉस ओवर जो है वो देखेंगे एमएसीडी और जीरो लाइन का क्रॉस ओवर। तो बुलिश क्रॉस ओवर होता है कब? जब सेंटर लाइन को एमएसीडी लाइन क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाते हैं और पॉजिटिव बन जाते हैं। ठीक है, और बेरिश टर्नओवर कब होगा? जब एमएसीडी लाइन ऊपर से जीरो लाइन को क्रॉस करेगी, उस टाइम पे वो बेरिश क्रॉस ओवर होगा। इसका मतलब ये है कि जब भी जीरो लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जा रहा है उस टाइम पे आपको मार्केट जो है पॉजिटिव में मिलेगा। जब भी एमएसीडी लाइन जीरो लाइन को क्रॉस करके नीचे की तरफ जा रही है उस टाइम पे मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा। यहाँ पे देखिए जब ऊपर की तरफ जा रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, जब एमएसीडी लाइन को नीचे ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करे तब मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये मेरा सेल सिग्नल हुआ, ये मेरा बाय सिग्नल हुआ, ये मेरा वापस बाय हुआ, ये मेरा सेल हुआ, ये मेरा वापस बाय हुआ। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब भी मार्केट एक छोटे रेंज में जाएगा, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको नीचे लेकर। यहाँ देखिए जब भी मार्केट जो है वो पर्टिकुलरली छोटे रेंज में, रेंज बाउंड जिसको बोलते हैं, वो रेंज बाउंड में मूव करेगा, उस टाइम पे आपको एमएसीडी लाइन बार बार जीरो लाइन को टच करते या क्रॉस करते नजर आएगी। वैसे ही उसी टाइम पे एमएसीडी जो लाइन है और सिग्नल लाइन है उनके बीच में जो क्रॉस ओवर्स है वो बढ़ते जाएंगे। ठीक है, जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तब एमएसीडी लाइन जीरो लाइन के ऊपर रहेगी, जब भी मार्केट नीचे की तरफ रहेगा तब एमएसीडी लाइन जनरली जीरो लाइन के नीचे रहेगी। यहाँ देखिए मार्केट नीचे की तरफ है तो एमएसीडी लाइन एक बार क्रॉस करने के बाद बहुत टाइम के लिए नीचे की तरफ रह चुकी है। तो ये जो क्रॉस ओवर्स है एमएसीडी का सिग्नल लाइन और जीरो लाइन के साथ, उस क्रॉस ओवर को आप यूज कर सकते हो बाय और सेल सिग्नल के लिए। जब हम लोग ऑसिलेटर देख रहे थे उस टाइम पे मैंने बताया था कि ऑसिलेटर का यूज होता है जनरली ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशन को डिटेक्ट करने के लिए। मगर यहाँ पे जब हम लोग आरएसआई देख रहे थे हमारे पास चांस था कि जब 30 के नीचे जाता है तब ओवरसोल्ड है, या 70 के ऊपर है तब हम लोग बोल सकते कि ओवरबॉट है। एमएसीडी में आपके पास ऐसा कुछ चॉइस नहीं है कि इस पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर जाएगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि ओवरबॉट है, या इस पर्टिकुलर वैल्यू के नीचे जाएगा तब हम लोग बोल सकते हैं कि ओवरसोल्ड है। ऐसा कुछ चॉइस नहीं है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको एमएसीडी और सिग्नल लाइन का जो बिहेवियर है उस बिहेवियर को आपको देख के बाय या सेल सिग्नल लेना है, या आपने जो पोजीशन लिया है उस पोजीशन को कंटिन्यू करना है कि नहीं उसके ऊपर डिसीजन लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर जोन में एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर यहाँ पे है, और इस जगह पे थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, इस जगह पे उसने टर्न डाउन किया। देखिए जब नीचे की तरफ जा रही है उस टाइम पे आपके पास चांस था कि
ये डिसाइड करने का कि शायद अभी ये स्टॉक ओवरबॉट होने लगा है और वो सिग्नल लाइन को क्रॉस करेगा और अपने को सेल सिग्नल देगा। तो ये जगह पे सेल सिग्नल देने के पहले ही आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि शायद ये क्रॉस करने के चांसेस है, मगर ये जो है वो फॉल्स सिग्नल भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या हुआ है, देखिए यहाँ उसने नीचे की तरफ गया तो आप यहाँ पे सेल करके जाओगे और उसके बाद वापस मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। आपको केवल एमएससीडी जो है उसका क्रॉस ओवर को यूज नहीं करना है, उसके साथ बाकी भी जो इंडिकेटर है उनको भी आपको यूज करना पड़ेगा और उसके हिसाब से आप बाय और सेल डिसीजन लेना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए मेरे पास कुछ भी इंडिकेशन नहीं है कि ये ओवरबॉट हुआ है कि नहीं, मगर जब भी ये एमएससीडी लाइन क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाने की तैयारी में होती है उस टाइम पे मेरे पास थोड़ा सा टाइम मिलता है कि शायद ये स्टॉक अभी ऊपर की तरफ जाने लगा है, तो यहाँ पे मैं अपना पोजिशन क्लोज कर सकता हूँ। अभी हम लोग थोड़ा एमएससीडी डाइवर्जेंस की बात करेंगे। डाइवर्जेंस होता क्या है, जब प्राइस और इंडिकेटर एग्जैक्टली अपोजिट बिहेवियर दिखाते हैं उस टाइम पे हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंस है। स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है उसी टाइम पे उसका जो इंडिकेटर है वो नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब उस टाइम पे आपको डाइवर्जेंस है, डेविएशन है। तो उस डेविएशन का यूज कर हम लोग कैसे मार्केट में रहना है कि नहीं रहना है उसका डिसीजन ले सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। हम लोगों ने आरएसआई पे ऑलरेडी बहुत डिटेल में डाइवर्जेंस देखा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे बेरिश डाइवर्जेंस और बुलिश डाइवर्जेंस उसके दो टाइप रहते हैं। एक होता है रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस या रेगुलर बेरिश डाइवर्जेंस, दूसरा होता है हिडन बुलिश डाइवर्जेंस या हिडन बेरिश डाइवर्जेंस। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेरिश डाइवर्जेंस जो है वो मार्केट की जो प्राइस है उसके ऊपर जो मार्केट के प्राइस के स्विंग जो पॉइंट्स है उसके ऊपर अपने को देखना है और उसी टाइम पे इंडिकेटर के जो ऊपर के स्विंग है उसके ऊपर देखना है। बुलिश डाइवर्जेंस जो है मार्केट प्राइस के स्विंग जो पॉइंट है उसके नीचे की तरफ देखना है और उसी टाइम पे इंडिकेटर जो है उसके नीचे के पॉइंट पे देखना है। रेगुलर बेरिश और हिडन बेरिश में डिफरेंस क्या है, मार्केट जब अप ट्रेंड में रहेगा उस टाइम पे ऊपर के जो स्विंग पॉइंट्स है उसको आप देखोगे तो यहाँ जो है ऊपर की प्राइस जो लेटेस्ट स्विंग पॉइंट है प्रीवियस स्विंग पॉइंट से ऊपर जा रहा है, उसी टाइम पे मेरा जो इंडिकेटर है मैं आरएसआई की दिखा रहा हूँ क्योंकि सेम इज एप्लीकेबल फॉर द एमएससीडी आल्सो, तो यहाँ पे नीचे की तरफ जा रहा है। मगर हिडन बेरिश डाइवर्जेंस जो है वो अपने को देखना है मार्केट के प्राइस के ऊपर वाले स्विंग पॉइंट पे, मगर जब स्टॉक ओवरऑल जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड में है तब। यहाँ पे देखिए ओवरऑल ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड में है, मैं कंसीडर जो कर रहा हूँ पॉइंट्स वो ऊपर के ही स्विंग पॉइंट है। यहाँ भी मैं ऊपर के स्विंग पॉइंट ले रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं ऊपर के स्विंग पॉइंट ले रहा हूँ, मगर यहाँ पे ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है और यहाँ पे जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। मतलब जो लेटेस्ट जो स्विंग पॉइंट्स है वो प्रीवियस स्विंग पॉइंट से ऊपर है, यहाँ पे लेटेस्ट स्विंग पॉइंट है वो प्रीवियस स्विंग पॉइंट से नीचे है। वैसे ही जब मैं रेगुलर बुलिश और हिडन बुलिश डाइवर्जेंस देखता हूँ उस टाइम पे मेरा जो मार्केट का प्राइस है उसके नीचे दोनों जगह पे मुझे देखना है। रेगुलर बुलिश में ओवरऑल ट्रेंड जो है मेरा डाउन ट्रेंड में रहेगा, उसी टाइम पे मुझे देखना है, मतलब जो लेटेस्ट स्विंग पॉइंट है प्रीवियस स्विंग पॉइंट के नीचे है। तो जनरली रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस जो है वो आपको डाउन ट्रेंड में मिलता है और हिडन बुलिश डाइवर्जेंस जो है वो अप ट्रेंड में मिलेगा एट द बॉटम ऑफ द प्राइस एक्शंस। यहाँ पे देखिए प्राइस जब नीचे की तरफ जा रहा है उस टाइम पे आरएसआई का जो इंडिकेटर है ऊपर की तरफ जा रहा है। ओवरऑल ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है, ऊपर स्टॉक आपको डाइवर्जेंस मिलने के बाद स्टॉक ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब ये बुलिश डाइवर्जेंस है, और ओवरऑल ट्रेंड जब डाउन ट्रेंड में मिल रहा है उसका मतलब रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस होगा। तो यहाँ पे स्टॉक का जो प्राइस है लेटेस्ट स्विंग पॉइंट है प्रीवियस स्विंग पॉइंट से नीचे की तरफ है, उस टाइम पे आरएसआई ऊपर की तरफ जा रहा है और उसी को कंफर्म किया है एमएससीडी ने भी। देखिए एमएससीडी और आरएसआई दोनों कंफर्म करता है, इसका मतलब आप बोल सकते हो कि जो डाइवर्जेंस है वो फेल होने वाला नहीं है। तो जो कंसोलिडेशन पीरियड है उस टाइम पे अपने को कोई भी मेजर बाय या सेल सिग्नल एमएससीडी आरएसआई ने दिया नहीं है, ठीक है। अभी इस जगह पे आप देख लो, मुझे आपको डिफरेंस भी दिखाना था कि आरएसआई में डाइवर्जेंस होता है और एमएससीडी में डाइवर्जेंस होता है, उसमें कैसे डिफरेंस मिलता है। देखिए यहाँ और यहाँ मुझे स्विंग पॉइंट मिल रहा है, ये मेरा रेगुलर बेरिश डाइवर्जेंस मिल रहा है। मुझे स्टॉक ऊपर की जो लेटेस्ट स्विंग पॉइंट है ऊपर की तरफ है, उसी टाइम पे आरएसआई मुझे जो है वो
नीचे की तरफ मिल रहा है, मगर यहाँ मुझे RSI डाइवर्जेंस मिला, मगर उसी पॉइंट को आप देखोगे तो MACD ने मुझे डाइवर्जेंस नहीं दिया। देखिए उसके बाद यहाँ पे भी मुझे वही RSI डाइवर्जेंस दे रहा है और उसको कंफर्म किया है MACD ने भी। तो MACD ने अपने को इस जगह पे डाइवर्जेंस देखा है, मगर ये दो डाइवर्जेंस में से एक डाइवर्जेंस केवल RSI दे रहा है, MACD जो है वो आपको उस टाइम पे RSI का डाइवर्जेंस को कंफर्म नहीं कर रहा है। इसीलिए मैं जनरली डाइवर्जेंस के लिए MACD का यूज ज़्यादा नहीं करता। मैं देखता हूँ MACD को यूज कर कि वो RSI का जो डाइवर्जेंस है उसको कंफर्म कर रहा है क्या। मगर मेरा एक्सपीरियंस ये है कि ये जितना RSI आपको डाइवर्जेंस देता है उतना MACD डाइवर्जेंस आपको देगा नहीं जनरली। यहाँ देखेंगे पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, उसमें मुझे पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, यहाँ मुझे RSI पहले दूसरे पॉइंट में भी डाइवर्जेंस दिखा रहा है और तीसरे पॉइंट और दूसरे पॉइंट में भी डाइवर्जेंस दिखा रहा है। मगर उसी टाइम पे आप यहाँ पे देखोगे तो पहले और दूसरे पॉइंट में MACD में मुझे डाइवर्जेंस नहीं मिल रहा है, मगर दूसरे और तीसरे पॉइंट में मुझे मिल रहा है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप MACD और RSI डाइवर्जेंस में से कौन सा डाइवर्जेंस यूज करना है उसके ऊपर आप डिसीजन ले सको। मैं प्रेफर करूंगा RSI डाइवर्जेंस को यूज करने के लिए, मगर एट द सेम टाइम कंफर्मेशन के लिए मैं MACD को भी यूज करता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ मुझे RSI ने डाइवर्जेंस दिया, उसी टाइम पे उसको भी कंफर्म किया गया है MACD ने भी। यहाँ देखिए, यहाँ RSI का जो डाइवर्जेंस मिल रहा है उसको कंफर्म किया है MACD के डाइवर्जेंस ने भी। RSI और MACD का डाइवर्जेंस जो है उसको देखते समय आपको हमेशा ओवरऑल ट्रेंड लाइन यूज करना है या चैनल लाइन यूज करना है। MACD लाइन को आप देखोगे और RSI लाइन को देखोगे तो आपको एक समझ में आएगा कि MACD जो लाइन है वो ज़्यादा स्मूथ है देखिए RSI से कंपेयर टू, और इसलिए छोटी मोटी जो मूवमेंट होती है उसमें भी RSI आपको डाइवर्जन देता है, मगर MACD आपको ऐसा डाइवर्जन नहीं देगा। तो जो रेगुलर बेरिज डाइवर्जेंस है उसको कन्फर्म किया है बोथ RSI ने और MACD ने। यहाँ पे जो हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है उसको कंफर्म किया है बोथ RSI और MACD ने। यहाँ पे रेगुलर बेरिज डाइवर्जेंस है उसको बोथ RSI और MACD ने कंफर्म किया है। देखिए यहाँ पे मैंने SBI का चार्ट लिया है, देखिए मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पे देखिए आपको प्राइस जो है ऊपर की तरफ जाते नजर आ रहे हैं, उस टाइम पे MACD जो है वो देखिए नीचे की तरफ जाते हुए नजर आती है। मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर लेता हूँ या रेड कर लेता हूँ। देखिए ये ऊपर जा रहा है, उस टाइम पे MACD जो है मेरा नीचे जा रहा है। ऊपर जो स्विंग पॉइंट्स है उनके ऊपर ध्यान दो, उसके बाद देखो स्टॉक नीचे की तरफ जाने लगा। अभी इस जगह पे कहीं मिलता है क्या देखेंगे, यहाँ पे मुझे एक पॉइंट पे मिल रहा है। देखिए इस जगह पे भी मैं बोल सकता हूँ कि मुझे डाइवर्जेंस मिल रहा है, क्योंकि जो लेटेस्ट स्विंग पॉइंट है प्रीवियस स्विंग पॉइंट का उसका जो डिफरेंस है उसके हिसाब से आप देखोगे यहाँ पे जो डिफरेंस है ये जो है दोनों ऑलमोस्ट सेम पॉइंट के आपको मिल रहा है, मगर यहाँ पे मुझे ज्यादा डिफरेंस मिल रहा है, तो इसको भी मैं बोलता हूँ डाइवर्जेंस है। यहाँ एक मुझे डाइवर्जेंस मिल रहा है। देखिए जब बहुत नीचे की तरफ स्टॉक जा रहा है उस टाइम पे यहाँ डाइवर्जेंस मिल जाता है मुझे। यहाँ देखिए तो आपको ये कोई भी आप चार्ट एक ले लोगे ना, एक चार्ट लेकर देखोगे तो आपको ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, आपको थोड़ा देखना है बस, बाकी कुछ नहीं करना है। डाउन ट्रेंड जब एक बड़ा डाउन ट्रेंड होता है उसके एंड में आपको डाइवर्जेंस श्योर मिलते हैं। देखिए अभी ये जो है डाउन ट्रेंड है, तो यहाँ पे देखो यहाँ जो है ये प्राइस ऐसा नीचे की तरफ जा रहा है। मैं एकदम नीचे के लोएस्ट पॉइंट ले रहा हूँ, शाडोज के जो लोएस्ट पॉइंट है उसको ले रहा हूँ, मगर वो यहाँ पे देखिए ये नीचे की तरफ जा रहा है, मगर उसी टाइम पे मुझे यहाँ पे ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे मैं RSI को भी डालता हूँ तो मुझे लग रहा है कि RSI भी आपको डाइवर्जेंस श्योर शॉट देगा ही। देखिए RSI भी आपको डाइवर्जेंस दे रहा है, कंफर्मेशन दे रहा है। देखिए इस जगह पे देखते हैं थोड़ा सा, इस जगह पे देखिए स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे। इतना बड़ा मूवमेंट होने के बाद जो स्टॉक का प्राइस है उसका मोमेंटम थोड़ा सा कम हो चुका है यहाँ पे। उस टाइम पे RSI देखिए, RSI में ऐसा मूवमेंट नहीं, RSI ने ऑलरेडी इधर डाइवर्जेंस दिखा है मुझे देखिए, मगर MACD ने मुझे डाइवर्जेंस दिखाया नहीं। MACD में कुछ ऐसा चेंज नहीं है, MACD इज गोइंग अप, ठीक है। तो RSI आपको डाइवर्जेंस दिखा है मगर MACD डाइवर्जेंस दिखा नहीं रहा है उस टाइम पे। जब भी ऐसा कुछ सिचुएशन आता है उस टाइम पे आपको RSI
पहले आपको अलर्ट करेगा एमएससीडी के पहले, और इसीलिए मैं जनरली डाइवर्जेंस देखने के लिए एमएससीडी को यूज नहीं करता मगर आरएसआई को यूज करता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि एक 4-5 एग्जाम्पल ले लूँ और उसके हिसाब से आपको एमएससीडी का बाय एमएससीडी के कारण बाय सेल सिग्नल कैसे मिलते हैं, एमएससीडी का ओवरऑल बिहेवियर कैसा हो रहा है उस चार्ट में स्टॉक के प्राइस के मूवमेंट के साथ, और उसकी उसी टाइम पे उसका एमएससीडी का डाइवर्जेंस, आरएसआई का डाइवर्जेंस, इसको भी हम लोग थोड़ा देखेंगे एक वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस चैनल के लिंक को शेयर कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।